स्वागत है आपको मार्केट साथी चैनल में। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा नहीं था, लेकिन आज एक कमेंट आया मेरे पास, तो उस कमेंट को देख के मुझे लगा इनको इंडिविजुअली आंसर देने के बजाय एक मैं वीडियो बना दूं, ताकि इनका तो आंसर मिल ही जाएगा, साथ ही साथ ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आता होगा, क्योंकि मैं जब बिगिनर था मेरे को भी ये प्रॉब्लम आता था। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फास्ट में आपको उस कॉमेंट को दिखा देता हूँ जो कमेंट मेरे पास आया। तो आप देख सकते हो 7 तारीख को एक स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैं एक वीडियो बनाया था, तो उसी वीडियो का नीचे एक कमेंट आया। तो किसी कुमार ने ये कमेंट किया था, तो उन्होंने लिखा भाई ये तो नहीं गया, मतलब ये स्टॉक में जो मैं एनालिसिस किया था उसी हिसाब से ये अपना टारगेट तक पहुंच नहीं पाया। तो इसीलिए इनका यही क्वेश्चन है कि भाई ये तो नहीं गया, मतलब ये पहुंचा नहीं। तो मैं पहले ही इसका एक आंसर दे देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना टारगेट हिट करेगा। बहुत सारा स्टॉक ऐसा होगा जो टारगेट तक पहुंचेगा ही नहीं, वो अपना स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। ये होगा ही होगा। कोई भी ट्रेडर साथ कह नहीं सकता कि मैं जो कहूँगा वो होगा। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो उस टाइम का डेटा को एनालिसिस करके दिखाता हूँ, और मेरे हिसाब से वो होना चाहिए था, लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो हो सकता है कि अपना स्टॉप लॉस हिट कर दे। लेकिन एक बिगिनर को क्या लगता है कि जो भी स्टॉक एनालिसिस कर रहा है, यूट्यूब के मदद से आपको दिखा रहा है या फिर कोई कोर्स के मदद से आपको दिखा रहा है, सब बिगिनर को लगता है वो दिखा रहा है मतलब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट का भगवान है, वो जो भी बोल रहा है वो होगा ही होगा, और वो ब्लाइंडली फॉलो करके उसमें ट्रेड ले लेता है और उसमें अपना नुकसान करके बैठता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कुमार नाम का व्यक्ति है ये बिगिनर लेवल का है। तो ऐसा बहुत सारा बिगिनर लेवल का ट्रेडर होगा जो अभी स्टॉक मार्केट को सीख रहा है, और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब से देखेगा या कहीं से देखेगा, किसी के एनालिसिस को देखेगा और ब्लाइंडली उस एनालिसिस को फॉलो करके ट्रेड कर लेगा। तो लॉन्ग टर्म में उसका लॉस ही होगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो सिर्फ एनालिसिस करके टारगेट को आइडेंटिफाई करना और स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना काम नहीं है। उसके बाद उस स्टॉक को आपको हर रोज एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मतलब उस ट्रेड को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक तो ढूंढ लिए हो, फिर एंट्री कर लिए हो, फिर उसको हर डे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको उस स्टॉक में बने रहना है, कि आपका टारगेट को बढ़ाना है घटाना है, स्टॉप लॉस को बढ़ाना है घटाना है, मतलब मैनेज करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक को मैनेज करना, मतलब जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसको मैनेज करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए मैं उन्होंने जो कुमार नाम का व्यक्ति जिन्होंने एक कमेंट किया था जिस स्टॉक के लिए, तो उस स्टॉक है चोलाफिन का स्टॉक। तो उस स्टॉक में आपको किस तरह मैनेज करना चाहिए था आपको स्टॉक को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो चोलाफिन का स्टॉक उसमें हमारा पर्सनल होल्डिंग नहीं था, हम सिर्फ एनालिसिस करके यूट्यूब में दिखा दिया था। लेकिन उसी के जैसा एक स्टॉक था जो एस्ट्रोल था, वो भी हमने आपको दिखाया था वीडियो के मदद से एनालिसिस करके, तो उसमें हमारा पर्सनल होल्डिंग था। तो वो स्टॉक और चोलापिन स्टॉक, उसका जो प्राइस मूवमेंट था और ट्रेड मैनेजमेंट था वो सेम तरह का है। तो उस स्टॉक में भी आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह उसको मैनेज किया था। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक नजरिया चेंज हो जाएगा कि यूट्यूब में जो भी लोग वीडियो डाल रहा है, एनालिसिस करके दिखा रहा है, उसको किस तरह आपको लेना है और किस तरह आपको ट्रेड करना है। तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले उनको थैंक्स करना चाहूँगा जो कुमार साहब जिन्होंने ये कमेंट किया, क्योंकि उनके लिए बहुत सारा मिसकंसेप्शन क्लियर होगा इस वीडियो के मदद से। आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। लास्ट में मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरह जेन्युइन वे से पैसा कमा सकते हो। 2 ही रास्ता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, वो 2 रास्ता मैं आपके सामने बताऊंगा, और वो कोई शॉर्टकट नहीं होगा। पहले ही मैं बता दूँ, शॉर्टकट नहीं है कोई, एक जेन्युइन वे है। तो वो 2 जेन्युइन वे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उन्होंने इस स्टॉक में बताया था कि आपका टारगेट तो नहीं गया, तो वो स्टॉक है चोलाफिन। तो ये चोलाफिन का स्टॉक मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। तो इस दिन में एनालिसिस किया था इस कैंडल पे कि ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते हो। तो इसने हमने जो टारगेट बताया था वो था 394। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 394 का लगभग यहाँ का हमारा टारगेट था, और जो स्टॉप लॉस हमने बताया था वो था 358। तो उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो देखिए इस दिन तो इसका नेक्स्ट डे हमारा एंट्री होता, मतलब इस कैंडल में हमने एनालिसिस किया तो इस कैंडल में हमारा एंट्री होता। और एंट्री करने के लिए भी एक ट्रिक है, मतलब कहाँ पे आपको एंट्री करना है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, जो मैं आगे का स्टॉक में आपको बताऊंगा। तो हम लगभग हमारा ये जो क्लोज पॉइंट है यहाँ पे एंट्री होता, लेकिन ओपन यहाँ पे होता, लेकिन उस ट्रिक के वजह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे एंट्री हो गया, तो आपको हर डे अभी इसको एनालिसिस करना पड़ेगा।
फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है अभी स्टॉक में, इसमें रहना है, स्टॉप लॉस घटाना है, बढ़ाना है, करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हुआ, अगले कुछ दिन ये उसी एरिया में कंसोलिडेट करते रहा, लेकिन इस दिन आके आप देख सकते हो एक हैमर जैसा कैंडल बनाया, मतलब एक बुलिश जैसा, और ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, इस दिन जो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था तो कुछ दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ये ट्राई कर रहा था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा नहीं था। तो इस दिन हमें एनालिसिस किया कि इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, तो हमको नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट डे का प्राइस को देखना पड़ेगा। हम नेक्स्ट डे निकलेंगे नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे को हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन किस तरह का ट्रेड हो रहा है। फिर और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जब मैं हर डे एनालिसिस करता हूँ, मतलब अपना ट्रेड को मैनेज करता हूँ, इसको करने के लिए आरएसआई को शामिल करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो उस आरएसआई को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो, इस दिन मैंने बताया था कि इसमें ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इस दिन जो बुलिश कैंडल बनाया था तो आरएसआई 70 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो आप कहोगे 70 को क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 30, 40, 60 और 70 ये चारों पे जब आरएसआई नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है, और जब इसी 30, 40, 60 और 70 को क्रॉस करके नीचे आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल देता है। ये मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बहुत सारा ट्रेडर इसमें एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। और मैं यहाँ पे 2 आरएसआई लगा के रखा है, आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 2 आरएसआई लगा के रखा है। तो ये क्यों लगा के रखा है, कैसे मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, ये मैं जब आरएसआई वाला वीडियो लाऊंगा तब डिटेल्स में शेयर करूंगा। मतलब आरएसआई का जो बेसिक फाउंडेशन है वहां से चालू करके इसको किस तरह यूज करता हूँ सब कुछ मैं शेयर करूंगा जब इसका वीडियो लाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो हम अभी प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो वो खत्म होने के बाद मैं इंडिकेटर में आऊंगा तब दिखाऊंगा, लेकिन उसका डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 70 को क्रॉस नहीं कर पाया, अगले दिन एक बेयरिश कैंडल बना दिया। सेम इसी दिन जब ये बुलिश कैंडल बनाया तो ये भी 70 को टच करके वहीं पे क्लोज हो गया, लेकिन 70 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमें क्या करना था, हमें देखना था कि नेक्स्ट डे क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट डे एक बेयरिश कैंडल बना देता है और 70 को क्रॉस नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है। साथ ही साथ इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है, लेकिन एक बेयरिश कैंडल है, वॉल्यूम ज्यादा है और बेयरिश कैंडल है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइस सेलर का हाथ में ज्यादा जा रहा था इस कैंडल में आके। और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम नहीं देखते हैं, इसका डिलीवरी क्वांटिटी भी देखते हैं। तो इस दिन जो यहाँ पे वॉल्यूम था, इसका डिलीवरी क्वांटिटी बहुत कम था, मतलब नॉर्मल जैसा था, ज्यादा नहीं था। तो हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि इसमें बुलिश कैंडल बनाया, डिलीवरी क्वांटिटी नहीं है, इतना कंसोलिडेशन करने के बाद भी। फिर इस कैंडल बेयरिश कैंडल बना दिया और एक जगह से आरएसआई 70 को टच करके नीचे आया, फिर एक बार टच किया और उसको भी नीचे जाने का चांस ज्यादा है। तो हमारा इस दिन इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस स्टॉक में ट्रेड नहीं किया, लेकिन एक एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना था, नेक्स्ट डे आपको तुरंत नहीं निकलने का था, नेक्स्ट डे आपको देखना था कि प्राइस अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो आपको निकल जाना था, अगर ऊपर ओपन होता है तो आपको नेक्स्ट डे का डेटा भी एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि रहना होगा क्या नहीं रहना होगा। तो इस तरह आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, तो ही आप कुछ कर पाएंगे ट्रेडिंग की मदद से। ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया यहाँ पे बाय करो और यहाँ तक आपका टारगेट, यहाँ तक आपका सेल। हाँ, उसका नॉलेज के हिसाब से, उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो हो सकता है, और होता भी है ज़्यादा टाइम। क्योंकि आप देखिए, एक ट्रेडर बहुत सारा टाइम से अपना एक्सपीरियंस से वो अगर कुछ कर रहा है तो वो चांस रहता है कि वो उस तक चला जाए, उसका एक्सपीरियंस से वो बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि उसका हर एक ट्रेड सही जाएगा, आपको उस ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो इसीलिए मैं जो भी यहाँ पे शेयर करता हूँ वो सिर्फ लर्निंग पर्पज से, आप उससे सीखिए और सीख के अपना ट्रेड को मैनेज करना सीखिए, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको मैं और एक स्टॉक दिखाना चाहूंगा जिसमें हमारा होल्डिंग था, और उसका ये जो सिचुएशन है, इसका सिचुएशन से उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो उस स्टॉक को मैं ओपन कर लेता हूँ, उस स्टॉक का नाम है एस्ट्रॉल, और ये स्टॉक को भी मैंने आपको दिखाया था, तो उस स्टॉक को मैं ओपन कर लेता हूँ, एस्ट्रॉल। इस स्टॉक में भी मैं एनालिसिस करके दिखाया था, तो किस दिन मैंने बताया था इसको, तो देखिए इस दिन मैंने इस स्टॉक को एनालिसिस किया था, मतलब अगले दिन हमें इसमें बाय करना था। तो अगले दिन ये बहुत गैप अप ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे बाय कर लिया था, थोड़ा नीचे ही बाय किया लेकिन बाय कर लिया था। तो आपको किस तरह बाय करना है उसका जो ट्रिक है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अभी मान लीजिए मैं इस जगह पे आकर आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और आपको कल एंट्री करना है। तो आप कैसे एंट्री करोगे, अगर स्टॉक मान लेते हैं इस हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, तो आप ट्राई करना है कि 5 से 7 मिनट वेट करना और इस हाई के आसपास आपको बाय करने का ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि स्टॉक ज़्यादातर टाइम इस हाई के आसपास एक बार आ जाता है अगर ये हाई के ऊपर ओपन हो रहा है।
लेकिन अगर क्लोज से ऊपर ओपन हो रहा है और हाई के नीचे ओपन हो रहा है तो आप ट्राई करना कि क्लोज के आसपास इसको बाय करने का। आपको वेट करना है 5 से 7 मिनट मार्केट ओपन होने के बाद। तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि उस जगह पे एक बार आ जाता है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, हाई के लेवल तक तो नहीं आया लेकिन लगभग उसका आसपास आ चुका था। तो हमने एंट्री मान लिया था, एग्जैक्ट लो पॉइंट पे नहीं हुआ था हमारा एंट्री, थोड़ा ही ऊपर हुआ था। तो उसके बाद हमें क्या करना था, इसको हर डे हमको इसको मैनेज करना था, मतलब इसको एनालिसिस करके देखना था हमारा जो एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पे रखना होगा और इसमें हम उससे हमको निकल जाना है, अगले दिन क्या उसमें बना रहना है। तो इस दिन आप देख सकते हो इसको 70 को क्रॉस करके ऊपर चला गया था, तो हमें कंफर्मेशन था कि ये और भी ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट को हिट कर देगा। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, ये एक बियरिश कैंडल बनाता है और ये 70 के नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो बहुत कम है, नीचे आने का वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम के साथ साथ इसका जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो भी कम था। और डिलीवरी क्वांटिटी का किस तरह मैं कंक्लूजन निकालता हूँ वो मैं नेक्स्ट स्टॉक में आपको बताऊंगा, मतलब अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट स्टॉक को जब आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी वॉल्यूम कम था तो हमने निकाला नहीं और हमारा स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया था। स्टॉप लॉस हमने इसमें रखा था, कौन सा स्टॉक है, एस्ट्रॉल, तो 1405 का इसका स्टॉप लॉस रखा था। आप वो वीडियो को देख सकते हो। तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये स्टॉक भी है। तो आप देख सकते हो इस डेट में आप आ जाइए, इस डेट में फिर आप इस स्टॉक को भी देख सकते हो। तो उसमें हमने स्टॉप लॉस रखा था 1405, तो उसमें मैं एक मार्क कर देता हूँ। लगभग इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस था लेकिन हमारा स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। फिर नेक्स्ट ये ऊपर जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर इस कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था लेकिन ये 70 को क्रॉस नहीं किया, 70 के ऊपर टच किया। साथ साथ इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा था, लेकिन वॉल्यूम इसमें ज़्यादा था, इसका डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं था। क्योंकि आप देखिए ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट किया था इस पैटर्न को, फिर एक जगह कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है तो इसमें डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हमें कन्विक्शन आएगा कि और भी ऊपर जाएगा। लेकिन इस दिन डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं था, मतलब इसका कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं था, इसका कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए था। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, ये 70 को क्रॉस भी नहीं कर पाया। तो इस दिन हम ये डिसाइड किया था कि अगले दिन अगर ये गैप अप ओपन होता है, मतलब गैप अप नहीं कहूँगा, अगर ये अपना क्लोज से ऊपर या बराबर ओपन होता है तो हमें इसमें बने रहना है और एक दिन का डेटा देखना है और उसको भी एनालिसिस करना है। अगले दिन फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। और डिसाइड किया था कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें इससे निकल जाना है। तो अगले दिन क्या होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, हम इससे निकल गया। इस तरह आपको मैनेज करना होगा। और हम जब निकल गया, हम यहाँ पे बाई इस जगह पे किया था, तो हमारा एक मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में हम इसमें निकल दिया। इस तरह आपको हर एक स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारा स्टॉक का एनालिसिस करके दिखाते और सभी स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि सब स्टॉक को मैनेज करना संभव नहीं है। इसीलिए कुछ कुछ स्टॉक को हम ट्रेड करते और उसको मैनेज करते रहते। तो इस स्टॉक हमारे ट्रेड में था और इसको मैनेज किया था हमने उस दिन इस तरह। आपको और एक स्टॉक में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, फिर उसी स्टॉक को हमने दोबारा बाय किया था। तो वो क्यों किया, कैसे किया, मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। वो स्टॉक का नाम है OFSS। ये स्टॉक को भी मैं आपको दिखाया था एनालिसिस करके और यूट्यूब चैनल में मैं वो अपलोड भी किया था। तो इस दिन मैंने एनालिसिस किया था इस स्टॉक को और 14 नंबर का स्टॉक आप देख सकते हो जाके, एनालिसिस #14 करके लिखा हुआ है उसका टाइटल में, तो आप देख सकते हो। तो इस दिन हमने बताया था कि ये स्टॉक ऊपर जाने का चांस है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इसका जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 3096, जो मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, 3096 लगभग इस जगह पे। और हमारा इसमें टारगेट था 3250, इस जगह पर हमारा टारगेट था। लेकिन ये स्टॉक इस जगह अगले दिन थोड़ा गैप अप ओपन होता है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ओपन प्राइस से ऊपर ओपन हो रहा है और हाई के नीचे ओपन हो रहा है तो आपको 5 से 7 मिनट वेट करना है इस क्लोज प्राइस के आसपास खरीदने के लिए। तो हमारा ये 5 मिनट के अंदर इस क्लोज प्राइस के आसपास आ गया था और हम बाय कर लिए थे। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता तो आपको वेट करना था कि इस हाई पॉइंट में एक बार आए 5 से 7 मिनट के अंदर। अगर ना आए तो आप एंट्री कर सकते हो, अगर 5 से 7 मिनट के अंदर ना आए। लेकिन ज़्यादातर चांस रहता है कि ये आता है, इस ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये आता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसी दिन हमारा एंट्री लेने के बाद कुछ टाइम बाद ये अपना हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो जैसे हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया, हम निकल गए यहाँ से। क्योंकि देखिए आप जो एक बार डिसाइड कर लेते हो उसमें आपको बने रहना होता है। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए हुए हो, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको निकल जाना है, आपको उसमें रहना नहीं है। अगर आप उसमें रह जाते हो तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाता है। आप जो भी प्लान करोगे उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना ही है। लेकिन प्लान करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, लेकिन प्लान करने के बाद उसको चेंज मत कीजिए। यही ट्रेडिंग करने का एक सबसे जेन्युइन तरीका है जो मुझे लगता है।
ठीक है, तो हमारा इसमें हिट हो गया और इस दिन इतना बड़ा डाउनफॉल होने का वजह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था इस दिन 21 दिसंबर को। आप देख सकते हो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था, उसके वजह से ये गिर गया था। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप जितना भी एनालिसिस कर लो किसी स्टॉक के ऊपर, अगर मार्केट नीचे जा रहा है 95% चांस रहता है कि वो स्टॉक भी आपका नीचे ही जाएगा। आप भले ही जितना एनालिसिस कर लो उसके ऊपर, सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। मार्केट एक बार नीचे गिरता है तो कोई ज़्यादातर स्टॉक का सेंटीमेंट नीचे हो जाता है और मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो हमारा एनालिसिस इस जगह फेल हो गया था, उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन इस दिन क्या हुआ था, इतना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम और 70 को क्रॉस कर लिया था। साथ साथ वॉल्यूम के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी क्वांटिटी भी था, जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो चलिए मैं इसका डिलीवरी क्वांटिटी दिखा देता हूँ। स्टॉक का नाम क्या है, OFSS। तो ये आ गया OFSS का डेटा है, ये वॉल्यूम है, ये डिलीवरी है और इसमें ओपन इंटरेस्ट आता है। क्योंकि ये डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं है इसीलिए इसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सब स्टॉक में हम रिकॉर्ड नहीं रखते, जितना स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं यहाँ पे। और जिस स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं उसको मैनेज करने के लिए हर डे हम उसको एनालिसिस करते हैं इस डेटा के मदद से और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। तो इस दिन क्या हुआ था आप देख सकते हो, डे नंबर 4 जिस दिन हमने डिसाइड किया कि स्टॉक में हमें एंट्री करना चाहिए था। अब इसका डिलीवरी क्वांटिटी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिलीवरी क्वांटिटी, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ। इस दिन डे नंबर 5 मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह 5 हो रहा है, मतलब इस साइड से। तो इस दिन हमने डिसाइड किया था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये नीचे आ चुका है। लेकिन आप डिलीवरी क्वांटिटी में जाओ तो देख सकते हो डिलीवरी क्वांटिटी इसके यहाँ पे जितना लिया गया उतना ज़्यादा इस दिन नहीं लिया गया था। इस जगह पर आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जो माल उठाया गया वो माल यहाँ पे निकाला नहीं गया। चलिए मैं आपको डिलीवरी क्वांटिटी एनालिसिस करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह मैं करता हूँ। देखिए डिलीवरी क्वांटिटी कब होता है, मतलब कोई अपना डीमैट अकाउंट में शेयर ले रहा है और कोई अपना डीमैट अकाउंट से शेयर निकल रहा है। तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो डीमैट अकाउंट में शेयर ले रहा है वो किस तरह का ट्रेडर है और जो डीमैट अकाउंट से शेयर निकल रहा है वो किस तरह का ट्रेडर है, ये आपको किस तरह पता चलेगा। तो मान ले ट्रेडर को दो साइड में डिवाइड करते हैं, एक है रिटेल ट्रेडर और एक है प्रोफेशनल ट्रेडर। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होता है जो बिग क्वांटिटी बाय करता है और जिसके वजह से स्टॉक में ज़्यादातर मूव आता है। तो ये रिटेल ट्रेडर और ये प्रोफेशनल ट्रेडर। तो अभी देखिए, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर माल बेचेगा और रिटेल ट्रेडर माल को खरीदेगा, मतलब डिलीवरी लेगा, अपना डीमैट अकाउंट में डिलीवरी ले रहा है, तो रिटेल ट्रेडर में इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जितना भी माल बेच रहा है वो उतना सप्लाई को कंज्यूम करके प्राइस को ऊपर ले जाए। ज़्यादातर केस में इतना ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। ऐसा होता नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर माल बेच रहा है और उतना माल को वो कंज्यूम करके डिमांड को और भी क्रिएट करके प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। तो इस केस में मैं मानता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा डिलीवरी लिया जा रहा है और साथ ही साथ एक बुलिश कैंडल बन रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ एक यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, उस पैटर्न को भी क्रॉस कर रहा है, तो जो डिलीवरी ले रहा है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, क्योंकि वो प्राइस को भी मेंटेन कर रहा है और डिमांड को भी बरकरार रख रहा है। एक रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता है ऐसा चीज। और एक चीज देखिए, जब प्राइस गिर रहा है और उस टाइम अगर बहुत ज़्यादा डिलीवरी लिया जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर वो अपना माल निकल रहा है, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर उतना माल कभी भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, प्राइस को नीचे नहीं गिरा पाएगा। अगर एक प्रोफेशनल माल खरीद रहा है तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा लिया जाता है और प्राइस ऊपर जाता है, तो मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर बाय कर रहा है यहाँ पे। और जब प्राइस नीचे आता है और बहुत ज़्यादा डिलीवरी लिया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे अपना माल बेच रहा है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको वॉल्यूम के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा, उसमें आपको डिलीवरी काम नहीं आएगा। लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो आपको इस तरह वॉल्यूम के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम कई और वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स बात करेंगे, लेकिन आशा करता हूँ थोड़ा भी मैं आपको समझा पाया। इस दिन इतना ज़्यादा डिलीवरी आप देख सकते हो, 5 नंबर डे इतना ज़्यादा डिलीवरी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर माल यहाँ पे उठाया इतना कंसोलिडेशन बाद, तो वो चाहेगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए इस स्टॉक को और भी ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, नीचे आ जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर एक कैंडल बनाता है जो बुलिश कैंडल और हैमर टाइप का कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हो डे नंबर 3 में ना वॉल्यूम ज़्यादा है और ना यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा लिया गया है, लेकिन एक बुलिश कैंडल। तो इस दिन हमारा कन्विक्शन नहीं था कि इसमें हम ट्रेड करें, तो हम इसको वॉच कर रहे थे। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर एक बुलिश कैंडल,
और इस हैमर कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज, साथ ही साथ इसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है प्रीवियस डे से और डिलीवरी क्वांटिटी भी थोड़ा ऊपर गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से एंटर कर लिया था हमारे एनालिसिस के हिसाब से। नेक्स्ट दो कंफर्मेशन, एक हैमर, फिर हैमर के ऊपर क्लोज, फिर डिलीवरी क्वांटिटी भी इंक्रीज। तो हमने क्या किया, इसमें अगले दिन एंट्री करने का सोचा और अगले दिन क्या हुआ, हाई के ऊपर ये ओपन हो गया। तो हम हाई पॉइंट के आसपास इसको बाय कर लिए थे। तो हमारा टारगेट क्या था इस जगह पे, तो उसी दिन हमारा टारगेट को हिट कर दिया था। तो इसी तरह आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। उसमें आपको हर रोज उस ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। हर रोज डेटा आएगा, उस डेटा के आधार पर आपको कुछ डिसीजन लेना होगा कि अगले दिन हमें क्या करना है, तो ही एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो मेरा ये वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप जिस किसी का भी वीडियो देख रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो, जो भी पॉइंट बता रहा है, ब्लाइंडली उसको फॉलो करके ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि उसका अपना एक ट्रेड सेटअप है, वो अपना ट्रेड को मैनेज करता है, फिर उसके हिसाब से उस अकॉर्डिंग उसको चेंज करता रहता है। तो आप उस प्रोसेस को सीखिए। और मेरा मकसद, इस चैनल का मकसद यही है कि आपको प्रोसेस सिखाना, ना कि मैं कुछ पॉइंट बोल दूंगा और आप उसमें ब्लाइंडली फॉलो करके ट्रेड करोगे। अब जो मैं कह रहा हूँ उस प्रोसेस को सीखिए, फिर अपने हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए। हर रोज ट्रेड को मैनेज कीजिए। अगर वो स्विंग ट्रेड हो रहा है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड जो भी हो रहा है, अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो मिनट बाय मिनट मैनेज करना पड़ेगा, या 5 मिनट में कर रहे हो, 10 मिनट में कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट में मैं 2 पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो। तो इसका 2 ही रास्ता है। एक, आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, सही से सीखिए, ट्रेड मैनेजमेंट सीखिए, एनालिसिस सीखिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, तो ही आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा, किसी प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा कि कब क्या करना है, तो आप पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर हमें बता देगा कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, इस तरह करके आप पैसा कमा लोगे? कभी नहीं कमाओगे। मेरे बात मान के रखो, कभी नहीं कमाओगे। लॉन्ग टर्म में आप लॉस ही करोगे, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दे पाएगा कि वो कब उसमें एंट्री कर रहा है, कब निकल रहा है, क्या मैनेज कर रहा है, कभी भी नहीं बता पाएगा वो आपको। और मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारा यूट्यूबर जो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाता है और उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ जाता है। इस तरह का लर्निंग वीडियो में मैं देखता हूँ बहुत लोग कम इंटरेस्ट होता है और सीखता है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारा ट्रेडर ऑडियंस के हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं, जैसे न्यूज़ टाइप का, कुछ अनप शनप बग दिया उस टाइप का, उसमें व्यूज़ आ जाता है, इसीलिए वो बनाता है। तो मैं भी देख रहा हूँ मेरा चैनल में बहुत कम व्यूज़ है, कम है, सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, क्योंकि ये एक लर्निंग टाइप का वीडियो, बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है। लेकिन यही एक रास्ता है आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। मैं इसका प्रीवियस डे में एक स्टॉक बताया, FSL, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस स्टॉक को। इस स्टॉक में तो इस दिन मैंने एनालिसिस करके दिखाया था आपको कि आप इसको वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, और कुछ पॉइंट भी मैंने बताया था कि इस पॉइंट को अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। मेरा वीडियो में तो कोई व्यूज नहीं आया, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हट के इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, 14-15% का मूवमेंट दे दिया, तो एक यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो बनाया कि एक तगड़ा ब्रेकआउट हुआ, तो उसमें कितना ज़्यादा व्यूज आ गया। तो इसी तरह का लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो उसमें आप मत फंसिए, लर्निंग में फोकस कीजिए, अब जरूर एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा कि यूट्यूब में वीडियो देखे किस तरह आपको उसमें ट्रेड करना है, किस तरह आपको सीखना है। और यही मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा तो लोग देखेगा नहीं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है और ऐसे व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आता है, और इतना बड़ा वीडियो तो लगभग कोई देखेगा ही नहीं, बहुत कम लोग देखेगा। लेकिन जो भी देख रहा है, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, कुछ सीखने को मिला, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन्होंने वो कमेंट मुझे किया था, क्या नाम था उनका नाम कुमार। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपका अगर आंसर मिल चुका है, तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि सही से मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो, या किसी का वीडियो आप देख रहे हो, तो सही से देखिए और उससे कुछ सीखने की ट्राई कीजिए, और अपना ट्रेड को मैनेज करना सीखिए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।